नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन PGJMC हिंदी MJM 021 रिपोर्टिंग तकनीक खंड 1 समाचार की अवधारणाएं इकाई 2 समाचार स्रोत 2.0 प्रस्तावना। क्या आपने कभी सोचा है कि दर्जनों टेलीविजन समाचार चैनल और समाचार पत्र 24 घंटे प्रसारण करने या दिन-ब-दिन सभी पृष्ठों को भरने के लिए पर्याप्त समाचार प्राप्त करने का प्रबंधन कैसे करते हैं? यह संभव हो पाता है क्योंकि समाचार संग्रह यादृच्छिक रूप से नहीं किया जाता ही इसके बजाय यह एक विशेष गतिविधि है जिसमें उन कर्मियों को शामिल किया जाता है जिन्हें विशेष रूप से समाचार को ट्रैक करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और हमारे आसपास की दुनिया में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं से समाचार का चयन किया जाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि समाचार समाचार स्रोतों और समाचार संगठनों की समय पर समाचार प्राप्त करने की क्षमता पर निर्भर करता है। समाचार एक पुरानी होने वाली वस्तु है, विश्वसनीय और प्रस्तुत करने योग्य तरीके से। साथ ही कई घटनाओं में से जो घटित होती हैं, उनमें से सब कुछ समाचार नहीं बन जाता है। इसलिए समाचार एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें उन घटनाओं का चयन शामिल है जिन्हें समाचार योग्य माना जाता है। इस चयन का तात्पर्य 3 चीजें हैं। 1. कि लोगों का एक निश्चित वर्ग जिन्हें हम पत्रकारों और संपादकों के रूप में जानते हैं, हमारी ओर से चयन करते हैं और तय करते हैं कि हमें समाचार के रूप में क्या पढ़ना चाहिए। दूसरा, इसका स्वाभाविक रूप से मतलब है कि कुछ लोगों या स्रोतों के पास दूसरों की तुलना में मीडिया तक अधिक पहुंच या विशेषाधिकार हैं और इसलिए न्यूज़ मेकर्स बन जाते हैं। और तीसरा, मीडिया की एक कामकाजी दिनचर्या जो एक निर्दिष्ट प्रारूप में और एक कारखाने की तरह सामग्री उत्पादन में कहानियों को प्रस्तुत करने के लिए समाचार का उत्पादन करती है। इस इकाई में हम समाचार स्रोतों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें समाचार संगठनों के लिए उपलब्ध समाचार स्रोतों की विविधता और सामाजिक समाचार का निर्माण शामिल है। मीडिया में स्रोत मीडिया संबंध और संगठनात्मक दिनचर्या जिसमें प्रशिक्षित पत्रकारों के एक समूह के बीच काम का पदानुक्रमित वितरण शामिल है। इन स्रोतों के उपयोग के जरिए अपने दैनिक समाचार का उत्पादन करते हैं। इस इकाई का उद्देश्य यह वर्णन करना है कि समाचार स्रोतों के उपयोग पर एक महत्वपूर्ण नज़र डालते समय नई कहानियों का उत्पादन कैसे किया जाता है। यह इकाई एक समाचार संगठन बटा रिपोर्टर के लिए उपलब्ध विभिन्न समाचार स्रोतों को सूचीबद्ध करती है, जबकि उनके बीच पत्रकारिता की दिनचर्या, नैतिकता और प्रथाओं के दृष्टिकोण से अंतर करती है। 2.1 सीखने के प्रतिफल। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप विभिन्न समाचार स्रोतों को सूचीबद्ध, उनका चयन और उनके बीच तुलना कर पाएंगे। यह विभिन्न स्रोतों के उपयोग की व्यापक समझ विकसित कर पाएंगे और एक समाचार रिपोर्ट की संरचना में उनके महत्व का वर्णन कर पाएंगे और उन कहानियों की पहचान कर पाएंगे जो न्याय संगति, निष्पक्षता और तथ्यों की निष्पक्ष प्रस्तुति के पत्रकारिता मानकों को पूरा करती हैं। 2. समाचार स्रोत। समाचार स्रोत वे लोग हैं जिनका पत्रकार साक्षात्कार करते हैं, जिनसे बात करते हैं, जिन्हें उद्धृत करते हैं, जिनका निरीक्षण करते हैं या जिनसे एक समाचार कहानी का निर्माण करने के लिए मिलते हैं। वे बुनियादी जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समाचार कहानी का निर्माण खंड है। एक ही समय में कोई भी 2 स्रोत एक समाचार कहानी को एक ही अर्थ नहीं बता सकते हैं। चूंकि पत्रकारों की भूमिका इस बात में व्याख्यात्मक है कि वे हमारे लिए एक घटना का अनुमान लगाते हैं या इसे एक निश्चित सामाजिक या सांस्कृतिक संदर्भ में तैयार करते हैं और इस प्रकार इसे दर्शकों के लिए समझ आने योग्य बनाते हैं। दूसरे पर एक स्रोत की पसंद अक्सर वैचारिक होती है। स्टुअर्ट हॉल समाचार के सामाजिक उत्पादन के 3 पहलुओं को इंगित करते हैं। पहला,
मीडिया का नौकरशाही संगठन जो विशिष्ट श्रेणियों में समाचार का उत्पादन करता है। दूसरा, समाचार मूल्यों की संरचना जो इन श्रेणियों के भीतर कहानियों के चयन और रैंकिंग का आदेश देती है। और तीसरा, समाचार कहानियों के निर्माण का क्षण जो मीडिया द्वारा एक घटना के संदर्भ का तात्पर्य है। हॉल का तर्क है कि मीडिया द्वारा घटनाओं की पहचान, वर्गीकरण और संदर्भीकरण की यह प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कई पत्रकारिता प्रथाओं से बनी है। अर्थ, सिग्निफिकेशन कि यह प्रक्रिया जो घटनाओं को सामाजिक अर्थ दे रही है, दोनों मानते हैं और समाज को आम सहमति के रूप में बनाने में मदद करते हैं। आम सहमति का तात्पर्य घटनाओं पर एक समग्र परिप्रेक्ष्य से है जो समाज की केंद्रीय मूल्य प्रणाली द्वारा प्रदान की जाती है। मीडिया उन संस्थानों में से एक है जो इस व्यापक आम सहमति को संगठित करने और प्रोत्साहित करने में शामिल है। असाधारण घटनाओं का मीडिया का मानचित्रण अक्सर घटनाओं की व्याख्या करने और इसके कैसे और क्यों को समझने के लिए लोगों को मिलने वाला एकमात्र स्पष्टीकरण होता है। 2.2 एक समाचार एजेंसियां। प्रेस का आधुनिक रूप समाचार एजेंसियों के उदय और समेकन से जुड़ा हुआ है। समाचार एजेंसियां मीडिया संस्थानों के लिए समाचार का एक स्थिर स्रोत हैं। प्रत्येक समाचार संगठन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में होने वाली सभी चीजों पर करीबी नजर रखने के लिए बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों या वायर सेवाओं की सदस्यता लेता है, जहां वे न तो अपने स्वयं के ब्यूरो सेट कर सकते हैं और न ही पत्रकारों को भेजने का जोखिम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, पूरे वर्ष यूरोपीय संघ की सभी राजधानियों में एक विदेशी संवाददाता को बनाए रखना वास्तव में अधिकांश समाचार पत्रों या नई दिल्ली में स्थित टीवी चैनल के लिए पहुंच से बाहर होगा, जिसका अन्यथा अर्थ यह होगा कि वे इन स्थानों पर समाचारों के विकास से खुद को काट लें। हालांकि राइटर या एपी की सदस्यता लेने से यह तय हो जाएगा कि वे उन देशों में पत्रकारों के एक विशाल नेटवर्क के साथ जमीन से हर घटना की कहानियां पर एक मिनट दर मिनट अद्यतन सुनिश्चित करें। समाचार एजेंसियों और कार्टेल का उदय और समेकन। जर्मनी में बर्नहार्ड वोल्फ, इंग्लैंड में बैरन वॉन रेउटर और फ्रांस में चार्ल्स लोयस हावास जैसे समाचार एजेंसियों के शुरुआती संस्थापकों ने किसी भी अन्य व्यावसायिक उद्यम की तरह समाचार एजेंसियों के शुरू किया था। उन्होंने उन क्षेत्रों और स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया जहां मुद्रण की प्रौद्योगिकियां उपलब्ध थी। 1859 में इन तीनों ने एक कार्टेल या एक रिंग का गठन किया जो दुनिया को समाचार संग्रह के लिए लगभग 3 भागों में विभाजित करता था। रॉयटर्स को ब्रिटिश साम्राज्य, उत्तरी अमेरिका और अधिकांश एशिया और मिस्र को कवर करना था। हवास को फ्रांसीसी साम्राज्य, यूरोप के लैटिन देशों और दक्षिण अमेरिका और वोल्फ को यूरोप के शेष देशों को कवर करना था। इन एजेंसियों का 19वीं शताब्दी की शुरुआत में गठन किया गया था ताकि व्यापारियों और व्यावसायिक घरानों को नवीनतम बाजार रिपोर्ट प्रदान की जा सके जिन्हें उनकी आवश्यकता थी। निजी स्वामित्व के शुरुआती दिनों से लेकर विश्व युद्ध के बाद की अवधि तक समाचार एजेंसियों के स्वामित्व स्वरूप में काफी बदलाव हुए हैं, जब यह महसूस किया गया कि समाचार एजेंसियों को अपनी सेवाओं की सदस्यता लेने वाले समाचार पत्रों के स्वामित्व में होना चाहिए, न कि व्यक्तियों के। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब एशिया के अधिकांश देशों ने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, तो कई राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों की स्थापना की गई। जैसे जैसे समाचार एजेंसियों ने विकास किया और विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक समाचारों और सूचनाओं के त्वरित प्रसारण के लिए अपनी क्षमता का विस्तार किया, यह भी स्पष्ट हो गया कि वे समाचार पत्रों को अधिकांश जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसने समाचार एजेंसियों के व्यवसाय को बहुत आकर्षक बना दिया, क्योंकि कई समाचार पत्र उन स्थानों से घटनाओं के बारे में रिपोर्ट करना चाहते थे जहां आर्थिक कारणों से उनके संवाददाताओं को नहीं भेजा जा सकता था। एसोसिएटेड प्रेस के जन्म को यूरोपीय कार्टेल को तोड़ने के प्रयासों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है
और यह एजेंसी आंशिक रूप से समाचार प्रवाह पर कार्टेल के डी ज्यूर नियंत्रण को कम करने के लिए सांस्कृतिक और वैचारिक कारणों से उपजी है। 1859 तक एपी अमेरिकी क्षेत्र में अपने व्यवसाय को पुनर्गठित करने में सक्षम था ताकि अमेरिकी क्षेत्र की एक अनन्य पकड़ प्राप्त की जा सके और यूरोपीय कार्टेल के साथ एक अनुबंध किया जा सके कि प्रत्येक एजेंसी को अपने स्वयं के चिह्नित क्षेत्र में समाचार रिपोर्ट बनाना चाहिए और अन्य अनुबंध एजेंसियों के उपयोग के लिए प्रदान करना चाहिए। रॉयटर्स भारत में और वास्तव में एशिया में संचालन स्थापित करने वाली पहली समाचार एजेंसी थी, जब एक सदी से भी अधिक समय पहले 1886 में उसने मुंबई में एक शाखा खोली थी। यहाँ से इसने ब्रिटिश शासन के तहत अन्य देशों में अपने संचालन का विस्तार किया। स्वेज नहर के उद्घाटन और लंदन और पूर्व के बीच एक सीधे केबल लिंक की स्थापना ने उस गति में एक बड़ा अंतर बनाया जिसके साथ संदेश प्रसारित किए जा सकते थे। भारतीय समाचार पत्रों द्वारा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन होने तक भारत में रेयूटर और इसकी सहायक एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया का एकाधिकार था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई को 27 अगस्त 1947 का भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत गठन किया गया था। पीटीआई के उद्गम और विकास की कहानी, जो देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, अपने आप में भारत में पत्रकारिता के विकास की गाथा है। पीटीआई के पास देश में व्यापक समाचार संग्रह और वितरण प्रणाली है। पीटीआई की वेबसाइट अपने संचालन के आकार को बताती है, जो भारत में नई एजेंसी बाजार हिस्सेदारी का 90% है। वर्तमान में यह भारत में लगभग हर जिले और छोटे शहर को कवर करने के लिए 400 से अधिक पत्रकारों और 500 स्ट्रिंगर्स को रोजगार देता है। सामूहिक रूप से वे विशाल ग्राहक समूह की समाचार की भूख मिटाने के लिए, जिनमें मुख्यधारा के मीडिया, विशेष प्रेस, अनुसंधान समूह, कंपनियां और सरकारी और गैर सरकारी संगठन शामिल हैं, एक दिन में 2000 से अधिक कहानियां और 200 ये ज्यादा तस्वीरें डालते हैं। 1920 के दशक में अमेरिका में जो हुआ उसे 1970 के दशक में दोहराया गया था। इस बार विकासशील देशों द्वारा पाया गया कि पश्चिमी समाचार एजेंसियों के एकाधिकार नियंत्रण के तहत विकासशील दुनिया को न तो समाचारों तक उचित पहुंच मिल सकती है, हमेशा कम रिपोर्ट की जा रही है और उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया था। इन देशों ने महसूस किया कि दुनिया के अपने हिस्से में आपदाओं, गरीबी, कुपोषण और अन्य समस्याओं के बारे में केवल नकारात्मक समाचारों को इन कार्टेल द्वारा समाचार योग्य माना जाता है। नतीजतन 1970 का दशक कोर और परिधि के बीच अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रवाह असंतुलन के खिलाफ व्यापक अस्वीकृति और विरोध प्रदर्शनों से प्रभावित हुआ। हेमलिंक 1990। यह यूनेस्को की मुक्त प्रवाह विचारधारा, फ्री फ्लो आइडियोलॉजी द्वारा चिह्नित समय भी था, जिसने माना कि व्यक्तिगत जानकारी की पहुंच सर्वोच्च और मौलिक मानव अधिकार के रूप में है। यह सिद्धांत 2 संयुक्त राष्ट्र घोषणाओं से विकसित हुआ। पहला 1946 सूचना की स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, जिसने देशों के बीच सूचना के मुक्त प्रवाह को बहुत महत्व दिया, और दूसरा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, जिसने सूचना की स्वतंत्रता को एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में देखा, जैसा कि घोषणा के अनुच्छेद 19 से स्पष्ट है। 1970 के दशक के मध्य तक विशेष रूप से तीसरी दुनिया के देशों से सूचना के लोकतंत्रीकरण की मांग बढ़ी, जिनमें से अधिकांश नई दुनिया के सूचना और संचार आदेश, न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर की छतरी के तहत संगठित हो गए, जिसे कभी-कभी न्यू इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन ऑर्डर के रूप में भी जाना जाता है, जिसने सूचना साम्राज्यवाद के पुराने आदेश से दूर एक कदम के रूप में एक नए आदेश के निर्माण की मांग की। ट्यूनीशिया के सूचना मंत्री मुस्तफा मसमौदी जैसी शक्तिशाली आवाजों के साथ नई विश्व सूचना और संचार आदेश विको
चर्चाओं ने विकसित और विकासशील दुनिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रवाह में असंतुलन को तेजी से ध्यान में लाया। रोज 1990, मूसा 1990। मैकब्राइड गोलमेज के माध्यम से महत्वपूर्ण रिपोर्ट, कई आवाजें, एक दुनिया, मैनी वॉइसेस, वन वर्ल्ड, जो यूनेस्को द्वारा उत्तर दक्षिण सूचना असंतुलन को संबोधित करने के लिए कमीशन की गई थी। अन्य असमानताओं के साथ ही समाचारों के ऊर्ध्वाधर एक तरफा प्रवाह को कम करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। जैसा कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में विद्वानों और मीडिया कर्मियों द्वारा आवाज उठाई गई थी और अधिक क्षेत्रीय समाचार एजेंसियों की स्थापना सहित स्थानीय, स्वदेशी स्रोतों पर भरोसा करने की बात की गई। संचार समस्याओं के अध्ययन के लिए यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय आयोग को प्रस्तुत एक नई विश्व सूचना आदेश के लिए अपनी 1978 की घोषणा में मसमौदी ने असंतुलन के 1 दर्जन से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की। इन असंतुलनों को मीडिया अमीर देशों के सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के कारण और प्रभाव दोनों के रूप में देखा गया था, जो मीडिया गरीबों के प्रति थे। इसलिए मीडिया गरीब राज्यों की सूचना संसाधनों तक अधूरी पहुंच और पश्चिमी मीडिया संदेशों के निर्बाध संस्करणों के कारण मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संबंधों के परिणामस्वरूप अमीर और गरीब राज्यों के बीच की खाई में वृद्धि हुई। शुरू में कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों और कंपनियों से समाचार प्रवाह के प्रभुत्व द्वारा सूचना असंतुलन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई बहस, संचार की समग्र भूमिका की भूमिका पर विचार करने के लिए और इन संरचनाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक आशयों की तरफ आगे बढ़ी। 2.2 वायर कॉपी। आइए अब देखते हैं कि समाचार संगठन समाचार बनाने के लिए इन वायर सेवाओं या वायर कॉपी का उपयोग कैसे करते हैं। चूंकि समाचार एजेंसियों को बहुत से देशों को सेवा देनी पड़ती है, जिनके अलग अलग हित हो सकते हैं, इसलिए उनके द्वारा बनाई गई प्रति ज्यादातर तथ्यों का एक सीधा निचोड़ होती है, न्यूनतम व्याख्या या टिप्पणी के साथ। इनपुट विभाग में डेस्क पर कई प्रशिक्षु और रिपोर्टर होते हैं, जो कम से कम 4 से 5 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार एजेंसी अपडेट की निगरानी करते हैं, और अगर कुछ महत्वपूर्ण होता है तो समाचार डेस्क या संपादकीय को सतर्क करने के लिए हर समय अपडेट देते हैं। इसके बाद इसे लिया जाता है, साफ या इसमें जोड़े गए अधिक इनपुट को बुलेटिन या समाचार पत्र में रखे जाने के लिए तैयार किया जाता है। समाचार एजेंसी की प्रतियों को समाचारों का विश्वसनीय और बेहद प्रामाणिक स्रोत माना जाता है, इसलिए समाचार पत्रों को तथ्यों की जांच करने के बारे में परेशान नहीं होना पड़ता है और आमतौर पर उस एजेंसी को श्रेय देते हैं जिसकी खबर स्रोत है। टेलीविजन चैनल भारत में एपीटीएन और एएनआई जैसी संस्थाओं की ऑडियो विजुअल फुटेज की सदस्यता लेते हैं, जो कहानी के साथ भेजा जाती है और फिर अपनी कहानियों के लिए क्लिप का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, दुनिया की विभिन्न राजधानियों में नए साल के जश्न की क्लिप को एजेंसियों से खरीदा जाता है और नए साल की पूर्व संध्या दुनिया भर में कैसे दिखती थी, इसके बारे में एक समृद्ध समाचार पैकेज का उत्पादन करने के लिए एक साथ संपादित किया जाता है, क्योंकि यह संभव और लागत प्रभावी नहीं है कि कोई संगठन एक समारोह के एक रात के कवरेज के लिए इतने सारे अलग-अलग स्थानों पर पत्रकारों को भेजे। वहीं दूसरी तरफ, देश भर में होने वाली घरेलू समाचार कवरेज के लिए एक समाचार संस्था के लिए पीटीआई, एएनआई और यूनिवार्ता जैसी एजेंसियों की सदस्यता लेना फायदेमंद है, क्योंकि इन एजेंसियों की कवरेज के साथ ही वे कुछ घंटों में अपने खुद के पत्रकारों के घटनास्थल पर भेज सकते हैं, जो वहां जाकर लाइव कवरेज कर सकते हैं। आम तौर पर महत्वपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में संस्थान तब तक वायर एजेंसियों की कवरेज से काम चलाते हैं जब तक उनका खुद का संवाददाता वहां तक न पहुंच जाए, क्योंकि संवाददाता के वहां पर होने से खबर में विश्वसनीयता आती है और संस्था का संपादकीय रुझान भी जुड़ता है। साथ ही संवाददाता स्टूडियो में बैठे एंकर के साथ बातचीत और लाइव कार्यक्रम भी कर सकता है।
साथ ही संवाददाता घटना का आंखों देखा हाल भी बताता है, घटना के चश्मदीदों से बातचीत भी करता है और उस घटना के आसपास कई कहानियां बुनता है जो सिर्फ उसी संस्थान के पास होती हैं। इसी की वजह से एक ही घटना के बारे में अलग अलग खबर बन पाती है। साथ ही देश के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए संवाददाताओं को लाइव चर्चाओं के लिए हर बुलेटिन के साथ जोड़ा जा सकता है और वो तब तक अपडेट दे सकते हैं जब तक खबर में कुछ नया हो रहा हो, जो कई बार कई दिनों तक चल सकता है। इस तरह एक वायर कापी किसी भी घटना का एक पहला रिएक्शन होती है और उसके बाद अलग अलग संस्थाएं घटना को अपने अपने तरीके से कवर करना पसंद करते हैं। इसी की वजह से कहा जाता है कि समाचार संस्थाओं को संवाददाता चलाते हैं, या कहा जाए तो संवाददाताओं की वजह से ही समाचार संस्थाएं बनती हैं। 2 फरवरी 2003 पत्रकार। जैसा कि आप जानते हैं, रिपोर्टर और संवाददाता किसी भी समाचार पत्र या टेलीविजन समाचार चैनल की रीढ़ होते हैं। वे सचमुच चैनल या अखबार का चेहरा होते हैं। वास्तव में आज समाचार इतने समाचार व्यक्ति या रिपोर्टर केंद्रित हो गए हैं कि समाचार चैनल और समाचार पत्र अपने पत्रकारों के नाम पर अपने ब्रांडों का विपणन करते हैं। सक्षम, प्रसिद्ध और अनुभवी रिपोर्टर इस प्रकार किसी भी समाचार संगठन के लिए केंद्रीय हैं, जो अपने पाठकों या दर्शकों का विश्वास अर्जित करने और उच्च गुणवत्ता वाली पत्रकारिता का अभ्यास करने का दावा करने की इच्छा रखते हैं। रिपोर्टिंग अपने आप में एक अत्यधिक विशिष्ट और मांग वाला पेशा है, जिसके लिए पत्रकारिता के लिए वर्षों के प्रशिक्षण और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। युवा रिपोर्टर अपने पेशे के गुरों को सीखने के लिए अपने निर्धारित समय से परे शिफ्ट के लिए काम करते हैं। उन्हें घंटों तक अपने संपादक के साथ बैठना पड़ता है और धैर्यपूर्वक रिपोर्ट करना सीखना पड़ता है। लोगों से संपर्क करना पड़ता है और रिपोर्टिंग की कला और शिल्प में कुशल होना पड़ता है। इसलिए उन्हें एक समाचार कहानी बनाना सीखना होगा जो कथा रूप के अच्छी तरह से स्थापित सम्मेलनों का अनुसरण करता है, भाषा कोड, स्रोतों का पदानुक्रम और निर्बाध संपादन जो उन फ्रेम को छुपाता है जिसमें कहानी का अर्थ निहित है। न्यूज़रूम में इस तरह के समाजीकरण दोनों गुप्त और अतिरंजित है। ग्राहम मडक बताते हैं कि कैसे परिचित ढांचे के भीतर समाचार प्रस्तुत करने के रूटनाइज्ड और निश्चित तरीके के 2 महत्वपूर्ण परिणाम हैं। यह प्रश्न में परिभाषाओं और छवियों को रिचार्ज और विस्तारित करता है और यह सामाजिक संरचनाओं और व्यवस्था की शाश्वत निरंतरता और स्थिरता को भी व्यक्त करता है। समाचार इकट्ठा करने के लिए कुछ कौशल की आवश्यकता होती है और जैसा कि वे कहते हैं, समाचार के लिए एक नाक, नोज फॉर द न्यूज। शावक पत्रकारों को आमतौर पर समाचारों के विशेष क्षेत्रों में तैयार किया जाता है, जिसे समाचार संगठन राष्ट्रीय, राजनीतिक, मेट्रो शहर, व्यापार, खेल, कानूनी, विज्ञान और पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन डेस्क में वर्गीकृत बीट सिस्टम कहते हैं। बीट रिपोर्टरों, विशेष संवाददाताओं और सामान्य पत्रकारों के बीच काम के इस विभाजन में प्रत्येक को अलग अलग तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है और अपने स्रोतों के साथ बहुत अलग संबंध में प्रवेश किया जाता है। इसका तात्पर्य यह भी है कि बीट रिपोर्टर को क्षेत्र में बहुत समय बिताना पड़ता है, प्रमुख व्यक्तियों के साथ संपर्क बनाना पड़ता है जो अंततः उनके स्रोत होंगे, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर उनके स्रोतों के साथ पारस्परिक सहयोग का संबंध होता है। कभी-कभी यह बड़े कॉरपोरेट घरानों और शक्तिशाली राजनेताओं द्वारा पत्रकारों के सहचयन की ओर भी जाता है। उदाहरण के लिए, एक शहर के अपराध रिपोर्टर के पास पुलिस विभाग, अदालतों और स्थानीय लोगों में पर्याप्त संपर्क होना चाहिए, जो तब कुछ अपराध होने की स्थिति में उसके मुखबिर होंगे, जबकि रिपोर्टर को कहानी दर्ज करने के लिए मिलता है। स्रोत प्रेस के निकटता प्राप्त करते हैं और कहानी में उद्धृत होने पर मुफ्त प्रचार प्राप्त करते हैं। समाचारों में समय का सर्वोच्च मूल्य है। एक रिपोर्टर को समय पर अपनी बीट में किसी घटना को कवर नहीं करने के लिए फटकार लगाई जा सकती है,
जब अन्य चैनल ने पहले से ही इसे दिखाना शुरू कर दिया है। स्रोत निकटता पहले जानकारी प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक ब्रेकिंग न्यूज संस्कृति में जो घुटने झटका प्रतिक्रियाओं, सनसनीखेजवाद से चिह्नित है और जहां समाचार आउटलेट्स रिपोर्ट करने वाले पहले व्यक्ति होने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। एक रिपोर्टर की विश्वसनीयता और योग्यता जो समय परीक्षण में विफल रहता है, गंभीर रूप से है स्कैनर के नीचे होती है। एक कहानी को ब्रेक करने के लिए होने वाली यह दौड़ खराब पत्रकारिता के उदाहरणों को जन्म दे सकती है, जब पत्रकार समय के हित में अपने स्रोतों को सत्यापित करने या क्रॉस चेक करने में विफल रहते हैं। यह तथ्यात्मक रिपोर्टिंग के सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन कर सकता है। जानकारी के एक गलत टुकड़े को सार्वजनिक करने के परिणाम को कभी भी अतिरंजित नहीं किया जा सकता है। संतोषजनक चेक और बैलेंस लागू करने के बाद रिपोर्टर भरोसेमंद स्रोतों को कल्टीवेट करते हैं, जो उन्हें समय समय पर जानकारी देते हैं। इनमें से कुछ में शामिल हैं राजनेता, मंत्रालय, प्रभावशाली व्यक्ति, सरकारी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रवक्ताओं, सार्वजनिक बुद्धिजीवियों और यहाँ तक कि अन्य पत्रकार जो प्रतिद्वंद्वी समाचार संगठनों में काम करते हैं। प्रेस विज्ञप्ति के अलावा हैंडआउट, वीडियो क्लिप, कॉरपोरेट फिल्में और मीडिया की घटनाएं समाचारों का एक स्थिर प्रवाह प्रदान करती हैं। गन्स 1979 6 विचारों को सूचीबद्ध करता है जो एक पत्रकार के लिए एक स्रोत की उपयुक्तता निर्धारित करते हैं। ये हैं पिछली उपयुक्तता, उत्पादकता, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, आधिकारिकता और स्पष्टता। खोजी पत्रकारिता को क्षेत्र में अधिक समय और कुशलता की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप एक्सक्लूसिव्स होते हैं और ऐसी जानकारी को खोजना आसान नहीं है। खोजी रिपोर्टर संपर्क विकसित करते हैं जो सार्वजनिक हित में वर्गीकृत जानकारी को सार्वजनिक करते हैं, जिससे एक राष्ट्रव्यापी बहस को चिंगारी मिल सके जिसके बिना यह जानकारी कालीन के नीचे खिसका दी जाएगी। अक्सर खोजी रिपोर्टाज सत्ता में लोगों से पूछताछ करता है, यथास्थिति को परेशान करता है और जनता में सच्चाई को बाहर लाने की प्रतिबद्धता से प्रेरित असुविधाजनक प्रश्न पूछता है जो उस मुद्दे पर एक लोकतांत्रिक बहस के लिए जगह दे सकें। इसलिए खोजी रिपोर्टाज का उपयोग सरकारों या शक्तिशाली समूहों द्वारा जानकारी में हेरफेर करने या सार्वजनिक डोमेन में अपने पूर्ण विचार विमर्श के बिना मुद्दों पर आम सहमति बनाने के प्रयासों के खिलाफ एक प्रभावी सुरक्षा के रूप में किया जा सकता है। समस्या यह है कि अधिकांश समाचार संगठनों के पास अपने पत्रकारों को हफ्तों तक इस तरह की खोजी ट्रेल्स पर जाने देने के लिए संसाधन या समय नहीं है। भूषण 2013। ब्रेकिंग न्यूज लोकाचार ने उस अर्थ में सटीकता और निष्पक्षता के कई लंबे समय से आयोजित पत्रकारिता सिद्धांतों को नष्ट कर दिया है। खोजी समाचार संस्कृति तेजी से खत्म हो रही है और सनसनीखेज और मनोरंजन उन्मुख समाचारों को जगह दे रही है। एक और घटना जिसका इस बात पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है कि समाचार कैसे एकत्र किए जाते हैं, वह है स्वतंत्र स्ट्रिंगर्स पर समाचार संगठनों की निर्भरता, जिन्हें प्रति समाचार 6 कहानी के आधार पर भुगतान किया जाता है, जो भौगोलिक निकटता प्रदान करने के अलावा पूर्णकालिक पत्रकारों रॉय 2011 को बनाए रखने के खर्चों को कम करने में मदद करते हैं। गैंस 1979 2.2 4 अलग-अलग स्रोत। अधिकांश समाचार संगठन अपनी कहानी में वजन जोड़ने के लिए सरकार या जानकारी के स्थापित स्रोतों को प्राप्त करने पर जोर देते हैं। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यह है कि मीडिया कुछ शक्तिशालियों द्वारा दी जा रही घटना की परिभाषा को मजबूत करता है और एक ही अर्थ लागू करता है। स्टुअर्ट हॉल की समाचार के प्राथमिक परिभाषितकर्ताओं की अवधारणा समाचार के इस पहलू के बारे में बताती है। उद्देश्य और संतुलित रिपोर्टिंग के पत्रकारिता के पहलुओं के साथ युग्मित समय और संसाधन आवंटन के दबावों के परिणामस्वरूप पत्रकारों को मान्यता प्राप्त स्रोतों
यानी शक्तिशाली संगठनों के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों से बयान मिलते हैं, जिन्हें हॉल विषयों के प्राथमिक परिभाषितकर्ता कहते हैं। यह प्रारंभिक रूपरेखा दिए गए विषय पर चर्चा के स्वर और मापदंडों को सेट करती है। इस तरह मीडिया प्रमुख विचारों और शासक वर्ग की विचारधाराओं को पुनः पेश करता है, और अक्सर मीडिया इन शक्तिशाली संस्थानों की अधीनता में होती है, जो प्रेस के समाज का प्रहरी होने के मानक आदर्श के विपरीत है। सिगल 1973 ने द वाशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स के मामले में समाचार के स्रोतों पर किए गए अपने अध्ययन में पाया कि अमेरिकी सरकार के स्रोत इन दो पत्रों में समाचार स्रोतों पर हावी हो गए। अमेरिकी अधिकारियों ने कहानियों के थोक में योगदान दिया और 405 एकल स्रोत कहानियों के 56 एकमात्र स्रोत और सभी प्राथमिक स्रोतों के 53.8 थे। सिगल 1973 ने सही अनुमान लगाया कि समाचार संग्रह के लिए नियमित चैनल इसलिए इन दो पत्रों में राष्ट्रीय और विदेशी समाचारों के आधिकारिक प्रभुत्व के लिए मजबूत तंत्र थे। संस्थागत स्रोतों के अलावा पत्रकार अक्सर कहानी को एक नया आयाम देने के लिए किसी विशेष क्षेत्र में विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों या ज्ञात चेहरों की ओर रुख करते हैं। उदाहरण के लिए महिला आरक्षण विधेयक पर एक कहानी में आमतौर पर विधेयक के पक्ष में दो अलग-अलग राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली कम से कम 2 महिला सांसदों के साक्षात्कार शामिल होंगे और विधेयक के खिलाफ एक और महिला सांसद हो सकती हैं। इन सरकारी स्रोतों के अलावा रिपोर्टर को विभिन्न दृष्टिकोणों से बहस को बाहर निकालने के लिए ज्ञात महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और आम जनता से एक बाइट प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ कुछ महिला सांसदों का साक्षात्कार करने से कहानी एक तरफा और संकीर्ण हो जाएगी। तटस्थ स्रोत जिनके पास इस मुद्दे में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं है, वे बहुत आवश्यक संतुलन प्रदान करते हैं, लेकिन अक्सर स्रोतों की प्राथमिकता में अंतिम होते हैं। 2.25 ब्यूरो रिपोर्ट्स। देश विदेश के कई ब्यूरो की रिपोर्ट समाचार एकत्र करने की इस दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ब्यूरो के स्तर पर प्रधान कार्यालयों की तुलना में पत्रकारों को कम असाइनमेंट होते हैं और इसलिए वे क्षेत्र में अधिक समय बिताने में सक्षम होते हैं, यहाँ तक कि खोजी कहानियों या विशेष कहानियों के लिए भी जाते हैं। ब्यूरो स्थापित करने के पीछे तर्क भौगोलिक निकटता है, यह देखते हुए कि अपने स्वयं के मूल राज्यों या क्षेत्र के पत्रकारों को क्षेत्र की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिशीलता की बेहतर समझ है और इसलिए उन्हें स्थानीय समाचार कहानियों को कवर करने के लिए बेहतर माना जाता है। 4 रानियों को कवर करने के लिए बेहतर। 2 फरवरी 2006 ऑनलाइन स्रोत और सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म। नए मीडिया और इंटरनेट ने समाचारों को एकत्र करने, प्रसारित करने और उपभोग करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। समाचार के स्रोत के रूप में इंटरनेट का महत्व ऑनलाइन समाचार और सोशल मीडिया पर साहित्य में बहुत अच्छी तरह से प्रलेखित है। समाचार पत्र और टेलीविज़न समाचार चैनल इस बात का ट्रैक रखते हैं कि दैनिक आधार पर विभिन्न समाचार पोर्टलों और वेबसाइटों पर कौन से समाचार आइटम पोस्ट किए जाते हैं। वर्तमान की डिजिटल दुनिया में ट्विटर, फेसबुक और अन्य सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्मों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग सभी राजनेताओं, राजनीतिक दलों, संगठनों, हस्तियों और समाचार निर्माता अपने स्वयं के ट्विटर खाते और फेसबुक पृष्ठों को सीधे जनता के साथ कनेक्ट करने के लिए और नवीनतम जानकारी पत्रकारों तक पहुंचाने के लिए समाचार के तात्कालिक और लोकप्रिय स्रोतों के रूप में उभर रहे हैं। ऑनलाइन स्रोत विश्वसनीय है या नहीं, इस पर पहले की बहसों को ऑनलाइन समाचारों की गिनती और ऑनलाइन स्रोतों पर पत्रकारों की भारी निर्भरता को देखते हुए अप्रासंगिक बना दिया गया है। 2.3 स्रोत मीडिया संबंध और भूमिकाएं। स्रोत मीडिया संबंधों पर अध्ययन राजनीतिक और वैचारिक शक्तियों के उस अभ्यास की ओर इशारा करते हैं जो विशेष रूप से प्रभावशाली संस्थागत स्रोतों द्वारा समाचार कहानियों पर हावी होने और उन्हें परिभाषित करने की कोशिश करते हैं।
पत्रकारिता के क्षेत्र को समझने के लिए एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को दो अलग-अलग और विरोधी पदों द्वारा चिह्नित किया गया है: नवमार्क्सवाद और बहुलवाद। बहुलवादी समाचार उत्पादन किसी भी प्रमुख रुचि समूह से इनकार करते हैं, सभी को समान दावेदारों और मीडिया के रूप में विचारों की बहुलता का प्रतिनिधित्व करने के रूप में देखते हैं। नवमार्क्सवादी मीडिया को प्रमुख वैचारिक समूहों के हाथों में आधिपत्य के उपकरणों के रूप में मानते हैं, जो जनता के सामने मुद्दों को प्रस्तुत करने और बहस करने के तरीके को निर्धारित और परिभाषित करते हैं। वर्तमान मीडिया पारिस्थितिकी के लिए कोई भी स्थिति पूरी तरह से लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि यह मीडिया संरचनाओं और राजनीतिक आर्थिक स्थितियों के आधार पर मामला विशिष्ट है जिसके तहत मीडिया काम करता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि शक्तिशाली संस्थागत स्रोत प्राथमिक समाचार स्रोतों के रूप में होते हैं। गन्स 1979 बताते हैं कि समाचार संगठन वाणिज्यिक फर्मों के बीच अद्वितीय हैं कि जिस कच्चे माल से वे समाचार का उत्पादन करते हैं, वह स्वयं बिना किसी शुल्क के प्राप्त होता है। वे अपने स्रोतों का भुगतान नहीं करते हैं। नतीजतन, समाचार मीडिया विशेष रूप से उन स्रोतों के लिए आकर्षक हैं जिन्हें प्रचार की आवश्यकता है लेकिन पैसे की नहीं। इस प्रकार प्रकृति और कार्य, साथ ही स्रोत और मीडिया के संबंधों की भी गंभीर रूप से जांच करने की आवश्यकता है। एक क्लासिक अध्ययन में वाल्टर ग्येबर 1999 सामाजिक मनोवैज्ञानिक बलों की जांच करता है जो स्रोत से रिपोर्टर और अंत में प्रेस तक समाचार के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। समाचार को मध्यस्थता की एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जिसमें संचारक, एक तरफ रिपोर्टर और दूसरी तरफ स्रोत, एक समुदाय को, एक घटना को संवादित करते या सुनाते हैं और ऐसा करने में क्या संवाद करना है के द्वारपालों के कार्य को मानते हैं कि समाचार के 25 स्रोत नागरिक समाज है और लॉबिस्टों को ग्येबर द्वारा साक्षात्कार किया गया था कि उन्होंने क्या सोचा था कि संचारकों के रूप में उनकी भूमिका क्या थी। स्रोत मुख्य रूप से घटना के कारण में विश्वास करते थे और खुद को समुदाय के शिक्षकों के रूप में मानते थे। समस्या यह थी कि अक्सर स्रोत एक समतावादी फ्रेम में संचालित होते थे जो जनता के सीमित सदस्यों को संबोधित करते थे। इसके अलावा स्रोत कभी-कभी विज्ञापन के प्रभुत्व के लिए प्रेस की आलोचना करते थे। यही कारण था कि वे अक्सर अपने कारण की पहचान करने में विफल रहे। ग्येबर ने तब 22 पत्रकारों का साक्षात्कार किया कि उन्होंने क्या सोचा था कि संचारकों के रूप में उनकी भूमिका क्या थी। अधिकांश पत्रकारों ने अपने निजी और पेशेवर जीवन के बीच एक तेज अंतर किया, जबकि उन्होंने बड़े पैमाने पर खपत के लिए एक समाचार कहानी लिखने की अपनी सार्वजनिक भूमिका को स्वीकार किया। पत्रकारों को कारण के साथ उतनी चिंता नहीं थी जितना कि उनके पेशे की शिल्प स्थिति के साथ। शिल्प अभिविन्यास ने सब कुछ प्रभावित किया जिसमें एक रिपोर्टर ने समाचार के लिए किस घटना का चयन किया। उदाहरण के लिए, वह किसी कहानी को भेजे जाने के बाद उसके भाग्य के बारे में चिंतित नहीं था। न्यूज़रूम की नौकरशाही संरचना का भी पत्रकारों के काम पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। वे अपने संगठन की समाचार नीतियों द्वारा निर्देशित थे, जिन्हें उन्हें हर समय पालन करना पड़ता था, जिससे जनता के लिए पर्याप्त नहीं कर पाने का पेशेवर अपराध बोध होता था। ग्येबर ने निष्कर्ष निकाला कि यह अध्ययन से स्पष्ट हो गया है कि जो स्रोतों के लिए समाचार है, जरूरी नहीं कि पत्रकारों के लिए भी हो। स्रोतों और पत्रकारों के बीच असहमति का प्रमुख स्रोत, उत्तरार्ध के अनुसार, समाचार मूल्यांकन में अंतर से उत्पन्न होता है। नतीजतन, कहानी का भाग्य संदर्भ समूह की मांगों से निर्धारित होता है, न कि समुदाय या बड़े पैमाने पर दर्शकों की जरूरतों से जिसमें से संचारक एक सदस्य है। 2.4 विश्वसनीयता और स्रोतों की विश्वसनीयता। पत्रकारिता अभ्यास तथ्यात्मक जानकारी पर निर्भर करता है। एक समाचार कहानी आमतौर पर साक्षात्कार बाइट से बनी होती है,
जो किसी घटना पर अपनी बात रखते हैं या टिप्पणियां देते हैं। एक पत्रकार का काम इन उद्धरणों के साथ कहानी को जोड़ना है, जो वॉइस ओवर और दृश्यों के साथ एक तार्किक अनुक्रम में अंतर्निहित है, ताकि घटना दर्शकों को समझ में आ सके। उस अर्थ में स्रोत कहानी के निर्माण खंड है। निष्पक्षता का मानक अक्सर स्रोतों के पक्ष से स्वतंत्र जानकारी की सत्यापन क्षमता पर जोर देता है। लेकिन तेज गति के समाचार उत्पादन के नियमित अभ्यास में पत्रकारों के पास स्रोत के पक्ष से स्वतंत्र तथ्यों की सत्यता स्थापित करने के लिए स्रोतों की सूचनात्मक दुनिया में जांच करने के लिए समय या संसाधन नहीं है। श्लेसिंगर 1978, या एरिक्सन, बारानेक और चॉन 1989। विद्वानों ने चेतावनी दी है कि पत्रकारिता तेजी से धन और स्वामित्व पैटर्न और उन कार्य प्रथाओं और दिनचर्या को समायोजित कर रही है जो तथ्य और कल्पना के बीच के अंतर को धुंधला करती है और समाचार के नाम पर प्रचार बेचती है। ऐसे परिदृश्य में कई बार पत्रकार खुद को नैतिक सिद्धांतों जैसे सच कहने की प्रतिबद्धता और प्रेस के कॉरपोरेट नियंत्रण से उत्पन्न होने वाले दबाव के बीच फंसे हुए पाते हैं। सरकारी सूत्रों, पार्टी प्रवक्ताओं, मंत्रियों, अधिकारियों और नौकरशाहों को सूचना के अधिकृत स्रोत माना जाता है और एक कहानी को विश्वसनीयता देने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। स्रोतों की उपयुक्तता को प्राधिकरण और ज्ञान के नौकरशाहीकृत संस्थागत रूप की प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, जिसमें संपादक और कभी-कभी प्रबंधन यह तय करता है कि समाचार कहानी में किसे स्थान दिया जाएगा और किन संस्थानों, समुदायों और व्यक्तियों को इस तरह के विशेषाधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। यह आंशिक रूप से यह भी है कि समाचार सामाजिक यथास्थिति को कैसे बनाए रखता है, राज्य के औपचारिक संस्थानों में रहने के रूप में राजनीतिक शक्ति और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करता है और गरीबों, अल्पसंख्यकों और समाज के हाशिए के वर्गों को परिधि में रखता है। यह अमीर और गरीब, शक्तिशाली और आवाज रहित के बीच एक स्पष्ट वर्गीकरण है। इस प्रक्रिया में मीडिया भी इन संस्थानों और प्रमुख शक्ति संरचनाओं को वैध बनाने के लिए कार्य करता है और अक्सर नागरिक समाज और विरोधी समूहों की उपेक्षा करती है, जिन्हें महत्वहीन, बेकार और यहाँ तक कि नाजायज के रूप में दर्शाया जाता है। गोल्डिंग, मर्डॉक और श्लेसिंगर 1986 देखें। समाचार स्रोत ज्यादातर पूर्व निर्धारित होते हैं और कुछ ज्ञात स्रोतों से बात करने के स्थापित अभ्यास द्वारा तय किए जाते हैं, जिनके संपर्क और फोन नंबर सावधानीपूर्वक बनाए रखे जाते हैं। रिपोर्टर शायद ही कभी स्थापित प्रोटोकॉल से परे देखने का कोई प्रयास करते हैं और यहाँ तक कि अगर वे चाहते हैं तो भी वे जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इसे संपादकों या ब्यूरो प्रमुखों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए पत्रकारिता सामाजिक निर्माणवाद, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, हैकेट और झाओ 1998 के अपने स्वयं के संस्करण से बहने वाले अपने स्वयं के निष्पक्षता के शासन को विकसित करती है। टेलीविजन समाचारों के मामले में स्थानों से दृश्य और फुटेज या प्रत्यक्षदर्शी का चेहरा दिखाने से कहानी में विश्वसनीयता और वास्तविकता का एक टुकड़ा जोड़ा जाता है, जैसा कि कहा जाता है, देखना विश्वास करना है। इसके अलावा टेलीविजन कहानी के निर्माण में दृश्य को यथासंभव वास्तविकता के करीब बनाने के लिए प्रॉप्स, प्रकाश व्यवस्था, लाइटिंग, ध्वनि, साउंड और यथार्थवादी पृष्ठभूमि के साथ पूर्ण स्रोतों का मंचन भी शामिल है। टेलीविजन समाचारों की स्थिरता में नियंत्रित उत्पादन और अन्य संदर्भ शामिल हैं, जो घटना के लिए अपने स्वयं के अर्थ दे सकते हैं। अक्सर जानकारी की सत्यता की तुलना में प्रस्तुति पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा कम विश्वसनीय जानकारी या यहाँ तक कि झूठी जानकारी को भी पैकेजिंग में उपयोग किए जाने वाले दृश्य और उच्च अंत ग्राफिक्स, हाई एंड ग्राफिक्स के साथ आसानी से तथ्य के रूप में पारित कर दिया जाता है। किसी भी स्रोत के लिए या अनाम या अज्ञात स्रोतों की आड़ में समाचार प्रकाशित करना कम गुणवत्ता वाली पत्रकारिता का संकेत है, जिसे हर कीमत पर टाला जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में
नकली समाचार, फेक न्यूज़, नागरिकों और सरकारों द्वारा समान रूप से सामना किए जाने वाले एक प्रमुख सामाजिक मुद्दे के रूप में उभरा है। जैसा कि नकली समाचारों की घटना व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्मों के साथ अधिक व्यापक हो जाती है, जो उनके प्रसारण के लिए आसान एवेन्यू प्रदान करते हैं। नकली समाचारों का पता लगाने और यह सुनिश्चित करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों और उपकरणों को विकसित किया जा रहा है, जिससे कि नागरिक उस जानकारी की सत्यता सुनिश्चित कर सकते हैं जिसका वे उपभोग करते हैं। झो और जफरानी, 2018। सार्वजनिक डोमेन में सच कहने जिम्मेदारी सूचना के निर्माता के रूप में समाचार संगठनों और जानकारी के उपभोक्ताओं के रूप में नागरिकों दोनों की है। यह न केवल सार्वजनिक क्षेत्र में जानकारी की महत्वपूर्णता और लोकतंत्र सईद 2013 की सहवर्ती मजबूती को सुनिश्चित करेगा, बल्कि नैतिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए भी काम करेगा जो पत्रकारिता के रूप में निश्चित हैं और हम इसे पिछले 200 वर्षों से जानते हैं। 2.5 सारांश। यह इकाई उन विभिन्न स्रोतों पर विस्तार से चर्चा करती है जो पत्रकार एक समाचार कहानी की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के उद्भव और समेकन के इतिहास को बताती है और कैसे वायर प्रतियों ने हमेशा समाचार पत्रों और टेलीविजन में फीड करने वाली खबरों के प्रधान के रूप में कार्य किया है। यह आगे जानकारी के अन्य स्रोतों की पड़ताल करता है जिनका पत्रकार नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्यक्तिगत न्यूज़मेकर्स का साक्षात्कार या घटनाओं पर रिपोर्टिंग जब वे जमीन पर होते हैं। आधिकारिक स्रोत अक्सर कम शक्तिशाली और हाशिए के समूहों और समुदायों की तुलना में समाचारों में एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थान पाते हैं। ऐसा करने में समाचारों ने पारंपरिक रूप से इन रूढ़ियों और वर्चस्व को चुनौती देने के बजाय समाज में पूर्वाग्रहों सहित सामाजिक संरचनाओं और मतभेदों को दर्पण और बनाए रखने के लिए काम किया है जो अमीर और शक्तिशाली के पक्ष में है। खबरों की यह बड़ी कमी एक डिजिटल युग में जटिल है जहां पत्रकारिता के नाम पर नकली समाचार और गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। यह पत्रकारिता और लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक वास्तविक खतरा है, जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि हम ऐसे उपकरण और तथ्य चेकर्स विकसित करें जो इसके व्यापक प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से जल्दी नकली समाचारों का रोकने के लिए पर्याप्त रूप से पता लगा सकते हैं। धन्यवाद।